Hello everyone, welcome all of you. Today I discuss about maritime zone. आज हम मैरीटाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। मैरीटाइम जोन का मतलब होता है कि जो आपके सागरीय मंडल होते हैं, सागर के जो मंडल होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सामान्यतः हम बात कर रहे थे कि इंडिया ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, भारत के परिचय की बात कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ हमने रोचक जानकारियाँ आपको बताई भी थी। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करेंगे कि जो भारत के जो सागरीय मंडल होता है या भारत के जो इंपॉर्टेंट जो ओशियन डिवीजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैसे हम कहते हैं कि टेरिटोरियल सी कितना है, इसका विस्तार कितना होता है, या ईईजे जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना होता है। तो ये चीज़ की जानकारी होने से पहले हम एक बात करना चाहेंगे कि सामान्य रूप से कोई भी जो सागर होता है और सागर के पास में किसी देश की सीमा भी लगती है, यानी ये कह सकते हैं कि सागर जलीय भाग हो गया और महाद्वीप स्थलीय भाग हो गया। अब महाद्वीप और सागर के बीच का जो एरिया जहाँ पर एक दूसरे को टच करता है, स्पर्श करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कोस्टल कहते हैं। और कोस्टल का मतलब हो गया जितना उसका विस्तार होगा उससे, तो उसको क्या कहते हैं, कोस्टल लाइन कह देंगे, यानी तटवर्ती रेखा कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का ये मैप पूरा क्या है, एक स्थल भाग है। इंडिया का आंतरिक भाग क्या है, स्थल भाग है, जिसे हमने सब कॉन्टिनेंट का स्थल भाग है। अब स्थल भाग से हम इधर बे ऑफ बंगाल की ओर आते हैं, या इधर अरब सागर की ओर आते हैं, या हिंद महासागर की ओर होता है, तो ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया जलीय क्षेत्र हो गया। और ये जो भाग था ये स्थलीय भाग हो गया। अब स्थल और जल या स्थल, इन दोनों के बीच में क्या है, ये स्थल भाग बीच में आ रहा है, ये पूरा स्थल भाग बीच में आ रहा है। और जो स्थल भाग जो पूरा बीच में आ रहा है, इसी को हमने क्या कह दिया, इसी को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोस्टल यानी तट या कोस्टल लाइन या तटीय रेखा कह दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक से ऊपर वापस आ रहा है, तो ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा भारत की तटीय रेखा हो जाती है। और हमने ये पहले बताया था कि जो भारत की कुल तटीय रेखा होती है, इसकी सीमा की लंबाई कितनी होती है, या भारत की जो स्थलीय सीमा होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो भारत का जो स्थलीय भाग होता है, कंप्लीट स्थलीय भाग कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और तटीय रेखा की बात करें, ये कितनी है, ये आपके हैं 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर बताई थी आपको, 6100 किलोमीटर। अब थोड़ा सा देखना है क्या, 6100 किलोमीटर तो क्या है, ये पूरी तटीय रेखा हुई। अब यहाँ पे एक आइलैंड अंडमान निकोबार भी है, आपके यहाँ लक्षद्वीप भी है। यदि लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो टोटल कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर। यानी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की, भारत की कुल स्थलीय सीमा तो 15,200 किलोमीटर, भारत की तटीय सीमा रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर, और कुल द्वीप समेत पूछे, अंडमान निकोबार यानी द्वीप के समेत पूछते हैं इंक्लूड करके, तो कितनी 7516 हो जाती है। अब ये जो तटीय सीमा, इस तटीय सीमा से जैसे जैसे हम दूरी की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम सागर वाले एरिया की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर इस देश के यानी भारत के या किसी भी तट रेखा के पास की हम बात करें, जिस भी देश का वहाँ पे अधिकार होगा, उस देश से बाहर की ओर आने पर, जलीय सीमा की ओर आने पर उसके अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो परिवर्तन होगा वो हमने कुछ लाइनों के द्वारा ड्रॉ कर रखा है। हमने ये रेड कलर का जो एरिया देख रहे हो आप, या ब्लू कलर का जो एरिया देख रहे हो आप, या ब्लैक डॉट डॉट जो एरिया देख रहे हो, देखिए कुछ डिवीजन है, कुछ यहाँ के कुछ भाग है जिसके थ्रू क्या है, भारत की जो जलीय सीमा का जो विस्तार तो दिखाई दे रखा है, लेकिन भारत के अधिकार किस प्रकार से यहाँ पर बने हुए उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको बताने से पहले हम बताएंगे कि कोई भी देश होता है उसका जो तट होता है वो कटा फटा होता है, कभी सपाट नहीं होता, सीधा नहीं होता। तो कटा फटा हो जाने के कारण कुछ गल्फ बनी हुई होती है, कुछ वैली नुमा शेप बनी हुई होती है, कुछ आइलैंड के रूप में बाहर और कुछ आइलैंड से पास कुछ भाग निकले हुए होते हैं। देन भी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से कोई एरिया देख नहीं मिलता है, या तो इस तरीके से मिलेगा या इस तरीके से मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये कटा फटा एरिया हो गया। और ये कटा फटा एरिया होना भी अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टि से किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक पर्पज से वहाँ के पोर्ट की अनुकूलतम स्थितियों के लिए एक अनुकूल रीजन कहलाता है। तो कटा फटा एरिया होना ठीक रहता है। अब ये देखते हैं कि जो कोई भी स्थल भाग होगा, जैसे यहाँ अगर हम इंडिया को मान लें या किसी भी अन्य देश को मान लें, तो ये स्थल भाग से और उसके पास में जो सागर लगा हुआ होता है उसके विस्तार की बात करें तो सामान्यतः हम ये कहते हैं 5,
यानी उंगलियां कितनी है 5 है, तो 5 फिंगर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो मैरीटाइम जोन है, सागरीय मंडल, वो कितने होते हैं, वो 5 होता है, यानी 5 भागों में विभाजित होते हैं, 5 डिवीजन इंक्लूडेड रहते हैं। तो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 के सामान्य रूप से आपको अगर सीक्वेंस में नाम पूछा जाए या बताया जाए तो क्या होगा, नंबर फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, इंटरनल वाटर एरिया, आंतरिक जलीय क्षेत्र कहेंगे। नंबर 2 को क्या कहेंगे, नंबर 2 को टेरिटोरियल सी या क्षेत्रीय सागर कहेंगे। नंबर 3 को हम क्या कहेंगे, नंबर 3 को हम कहेंगे कॉन्टिजेनियस जोन कहेंगे, या हम कह सकते हैं अविच्छिन्न सागर या संलग्न मंडल भी कह सकते हैं। नंबर 4 पे क्या हो गया, ईईजी। ईईजी की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, और इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अन्य आर्थिक क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज, इकोनॉमिक पर्पज से, इकोनॉमिक रीजन से किसी भी देश के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके हाई सी, यानी उच्च सागर, यानी कि किसी भी देश की सीमा जो जलीय क्षेत्र में होगी उसके मंडल कितने होंगे, उसके मंडल 5 होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। पांचों के नाम आपको बता दिए। अब जो समुद्र के अंदर जो दूरियां होती है, समुद्र की दूरियों का जो मेजरमेंट करते हैं, या स्पेस नेविगेशन की डिस्टेंस की बात करते हैं, या आपके वायुयानों की दूरी की बात करते हैं, तो इन सभी की यूनिट को किस में मेजरमेंट करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए कि इसका आंसर क्या होगा, नॉटिकल मील, यानी समुद्र मील। हमने यहाँ लिखा हुआ है समुद्री मील, यानी क्या हो गया कि समुद्र की दूरी को किस में बताएंगे, समुद्र की दूरी को बताएंगे समुद्री मील, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉटिकल मील में बताएंगे। या स्पेस ट्रेवलिंग की बात करें, वहाँ की नेविगेशन की बात करें तो उसको भी किस में बताएंगे, उसको भी हम नॉटिकल मील में बताएंगे। या एरो जो प्लेन होते हैं, एयरप्लेन होता है जो आपके चलते हैं, उनकी स्पीड की जो काउंट की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, वो किस में काउंट की जाती है, उसको हम करते हैं नॉटिकल मील में बात करते हैं। अब जो नॉटिकल मील होता है, तो देखिए सामान्य रूप से 1 समुद्री मील कितना होता है, या 1 नॉटिकल मील कितना होता है। तो उससे पहले हम ये समझेंगे जो एक मानक मील होता है वो सामान्य कितना होता है, 63,360 मानक मील होता है। और मानक मील के पश्चात देखिए कि समुद्री मील कितना हो गया, 63, यहाँ पे 72 एंड 10 का तो समुद्री मील कितना हो गया, समुद्री मील हो गया 72,960 इंच। इंच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समुद्र की मानक मील इंच में कितना हो जाता है, और समुद्री मील कितना हो जाता है इंच में, 72,960। तो ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कभी 1 समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 समुद्री मील में कितना होता है, 1.85200 किलोमीटर होता है, यानी कि 1.85200 किलोमीटर होता है। या कभी कभी हम इसको कह सकते हैं कि 1.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं। या हम मीटर की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं 1852 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए 1 समुद्री मील में कितना मीटर होता है, 1852 मीटर होता है। किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना होता है, 1.85200 किलोमीटर होता है। अगर इंच में पूछा जाए तो 72960 इंच। ये दूरी आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्ट टाइप में सीधा सीधा पूछा गया है क्वेश्चन। और यदि एक मानक मील पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1.584 किलोमीटर एक मानक मील होता है। तो इन यूनिट्स को भी याद रखना है। और इस यूनिट्स का यूज क्या होता है, समुद्र की दूरियों को मालूम करने के लिए किस में यूज करते हैं, नॉटिकल मील में काउंट करता है। अब नॉटिकल मील को हम अगर एक बार यहाँ से देखें कि स्थल से लेकर और सागर के विस्तार तक की बात करें, आगे जो सागर का फैलाव होता है तो उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने 5 डिवीजन तो आपको पता है। और ये क्या होता है, 0 से लेकर 12 नॉटिकल मील, 12 से 24 नॉटिकल मील, या 24 से 200 नॉटिकल मील। अब ये जो नॉटिकल मील का जो एरिया होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए लैंड के पास में कुछ भाग कटा फटा रहता है, तो उस कटे फटे एरिया की जो ये लाइनें होती है आउटर बाहर वाली, इसको यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर हमने एक एक लाइन खींची है, एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। और इस लाइन को हमने क्या कहा, इस लाइन को हमने कहा बेस लाइन, यानी आधार रेखा। किसी भी समुद्र के पास में कटे पटे क्षेत्र के पास में से जो लाइन इमेज की गई उसको हमने क्या कह दिया, उसको बेस लाइन कह दिया। और इस बेस लाइन से क्या होगा, इस बेस लाइन से जो आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ बेस लाइन क्या हो जाएगा, एक आधार रेखा के रूप में इसको यूज करेंगे। अब 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की जो दूरी है, यानी 0 से लेकर 12 नॉटिकल मील की जो दूरी का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल सी कहते हैं, क्षेत्रीय सागर कहते हैं। और क्षेत्रीय सागर को कभी कभी हम किस नाम से भी जान सकते हैं, उसे हम ये कह सकते हैं सीमांत सागर भी कहते हैं, यानी मार्जिनल सी भी कहते हैं। या
इसको सागरीय मेखला या ओशियन बेल्ट भी या सी बेल्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार होता है सागर का नाम लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सीमांत सागर क्या चीज़ है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमांत सागर का मीनिंग क्या हो गया कि स्थल से लगा हुआ, यानी स्थल से जो भाग होता है वो 0 से 12 किलोमीटर का जो एरिया होता है पूरा, जैसे ये वाला जो एरिया पूरा होगा उसको हमने क्या कहा, उसको हमने टेरिटोरी यानी क्षेत्रीय जो सागर होता है, जो प्रादेशिक सीमा होती है, वही क्या कहलाता है, वही आपकी सीमांत सागर कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट याद रखना कि सीमांत सागर क्या है। अब सीमांत सागर या क्षेत्रीय सागर से आगे बढ़ते हैं तो 12 के बाद क्या आ रहा है, 24 नॉटिकल आ रहा है। तो ये जो दूरी होगी ये कहाँ से होगी, ये दूरी यहाँ से होगी, ये दूरी यहाँ से होगी, यानी 0 से 24 का जो एरिया होगा, एक्सटेंशन होगा, वो क्या होगा, वो नॉटिकल मील में होगा। कितना होगा, 0 से 24 नॉटिकल मील के एरिया को हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया कॉन्टिजियस जोन, अविच्छिन्न सागर कह दिया, अविच्छिन्न या संलग्न सागर। यानी इसके पास जो सागर लगा हुआ है, मार्जिन सागर के पास में, सीमांत सागर के पास में जो लगा हुआ उसको हमने क्या कह दिया, अविच्छिन्न सागर या संलग्न सागर कह दिया। इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार बता रखा है कि 0 से लेकर 24 नॉटिकल मील, या बेस लाइन आ जाए तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, यानी दोनों ही आंसर आपको ध्यान रखना है कि बेस लाइन से हम सारी लाइनें काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने पूछा कि ईजी का विस्तार कितना है, तो ईजी का विस्तार हो गया 0 से लेकर, अगेन रिपीट कर रहे हैं कि बेस लाइन से स्टार्ट करना है, बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और नंबर 5 पे क्या हो गया, उच्च सागर यानी हाई सागर, यानी जो सागर का अथाह भंडार होता है, जो सागर का फैलाव होता है जितना भी, वो कितना हो गया, वो आपके नंबर 5 में हाई सागर या उच्च सागर कह दिया। यानी एक लिमिट के बाद में सागर का अथाह जो एरिया आपको नजर आता है दूर तक, वो क्या हो गया, वो एक खुला एक ओपन एरिया हो गया जहाँ पर सागर का फैलाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो क्या कहलाता है, अंतिम एरिया, वो कहलाता है उच्च सागर, हाई सागर कहलाता है। अब इसी क्रम को और इसी सिस्टमेटिक डिवीजन को यदि हम इसको क्या किया कर दे, यदि इसको हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देखते हैं कि भारत के स्थल से सागर की ओर जाने पर किस प्रकार से सागरीय मंडल में परिवर्तन आ जाता है और किस प्रकार जो भी सागर होगा, जो भी तट के पास में जो देश होगा, उसका किस प्रकार से अधिकार क्षेत्र होगा। देखिए तो वही बात कि नंबर 1 पे हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने स्थल कहा था इस भाग को, स्थल भाग, तो स्थल भाग यहाँ पर भी है आपके और यही स्थल भाग यहाँ पर भी है। तो कॉमन चीज़ होगा स्थल, कि किसी भी स्थल से स्टार्ट करेंगे। अब जो क्या हुआ कि हमने एक लाइन लिखी इंडियन मैरीटाइम एक्ट, यानी कि जो भारतीय समुद्री एक्ट है वो कब पारित हुआ, वो 25 अगस्त 1976 में क्या हुआ, भारतीय समुद्री अधिनियम को लागू किया गया और उसके द्वारा इनको कुछ नियम या कुछ अधिकार बताए गए या दिए गए। और ये अपना अधिकार कितना बताता है, ये टोटल कितना एरिया बताता है, ये बताता है 2.01 लाख पूरा एरिया किसका बताता है, समुद्र का एरिया पर अपना अधिकार बताता है भारत। किस अधिनियम के द्वारा, इंडियन मैरीटाइम एक्ट 25 अगस्त 1976 को जो पारित हुआ, उस अधिनियम के तहत ये कहता है कि मेरा कितना विस्तार है, चलिए 2.01 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार है, जहां पर ये सागर में पाए जाने वाले जीवीय संसाधनों का यूज कर सकता है, यानी इसका अधिकार उनके ऊपर रहता है। तो नंबर 1 हमने स्थल भाग से आगे जो नंबर 1 था, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, ये जो रेखा है ये क्या हो गई, ये आपके आधार रेखा हो गई, यानी आधार रेखा, बेस लाइन। क्योंकि कोई भी देश होगा और उसकी सागर से जो सीमा बनेगी, तो जो कटा फटा एरिया है उसको हम क्या आधार रेखा के बनाने के, अब जो पीछे जो एरिया रह गया इसको हमने वही बात कह दी कि नंबर 1 में हमने क्या कहा, इंटरनल वाटर रीजन, यानी आंतरिक क्षेत्र। तो ये कौन सा एरिया, इसको कह देंगे आंतरिक क्षेत्र वाला एरिया, आंतरिक जलीय क्षेत्र, कैसे आंतरिक जलीय क्षेत्र कह सकता है। अब आंतरिक जलीय क्षेत्र से आगे बढ़ने पर हमने यहाँ दे रखा है कि नंबर 2 पे 0 से 12 किलोमीटर, तो ये एरिया कितना हो गया, 0 to 12 नॉटिकल मील एरिया। भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे 0 से 12 नॉटिकल मील का एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके प्रादेशिक सागरीय क्षेत्र कहलाएगा या क्षेत्रीय सागरीय क्षेत्र कहलाएगा। और ये जो एरिया होगा इस पे भारत का क्या होगा, भारत का पूर्णतः अधिकार है,
भारत का क्या पूर्णतः अधिकार है। और ये सामान्यतः स्टार्टिंग में कितना माना गया था देशों के द्वारा, 3 मील बताया गया था, और कई देशों ने 19.2 किलोमीटर एरिया को इसमें काउंट किया गया। लेकिन हम यहाँ क्या बता रहे हैं, 0 से 12 किलोमीटर का जो एरिया है जिसको हम टेरिटोरियल सी कहते हैं, तो टेरिटोरियल सी यानी प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कितना हो गया, 0 से 12 किलोमीटर हो गया पूर्णतः। यानी इस तट का किस पे, भारत का तट है, तो भारत के इस तटीय क्षेत्र के पास में जो सीमा है ये जलीय, इस पे किसका अधिकार होगा, इस भारत का होगा। तो कितना विस्तार हो गया, 0 से 12 नॉटिकल मील तक का जो ये एरिया है उस पे किसका, भारत का पूर्णतः या संप्रभु कह सकते हैं पूर्णतः अधिकार है। आगे से पढ़ेंगे, ये जो नंबर 3 में हमने दे रखा है, तो नंबर 3 पे हमने क्या रखा है कि 0 से लेकर 24 नॉटिकल मील, यानी जो ये लाइन है बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होगा उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया कॉन्टिजेस जोन कह दिया, कॉन्टिजेस जोन या अविच्छिन्न या संलग्न, अविच्छिन्न या संलग्न क्षेत्र कितना हो गया, और इसका विस्तार कितना है, 0 to 24 नॉटिकल मील हो गया, 0 to 24 नॉटिकल मील हो गया। यानी कि वही बेस लाइन से भी कह सकते हैं आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी। अब ये जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की जो दूरी है, अब इसमें इस देश का या जो भी तटीय रेखा इस देश की होगी, अन्य देश की होगी, तो उसके क्या अधिकार बनते हैं, उसको क्या अधिकार मिले हुए, जैसे सीमा शुल्क, भारत को सीमा शुल्क का अधिकार, सीमा शुल्क का इसको अधिकार है, राजस्व प्राप्त करने का अधिकार है, यानी इस क्षेत्र में घुसपैठ से संबंधित जो भी क्रियाविधि उनको जानकारी इसके बारे में रखने का अधिकार है। आवर्जन यानी यहाँ पे आने वाले जो है उनके बारे में इसको जानकारी रखने का अधिकार है। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से ये अपना विस्तार करता है, उसको अधिकार है। और सफाई या प्रदूषण मुक्त कार्य करने के लिए इसको पूर्णतः अधिकार मिला हुआ, यानी ये कह सकते हैं कि इस एरिया में कोई अन्य देश की एंट्री इसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती है। यदि वो किसी अन्य देश इसमें एंट्री करता है तो उसको दंड देने का अधिकार भी किसको होगा, उसको दंड देने का अधिकार भी भारत को होगा, क्योंकि ये सीमा किसकी है, ये सीमा भारत की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भी सीमा के द्वारा जो देश लगा हुआ है उसका इस सीमा पर अधिकार होता है, इस क्षेत्र पर अधिकार होता है। और इसके पश्चात अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर जो एरिया स्टार्ट होता है जिसको हमने कहा 0 से लेकर 200 नॉटिकल मील का जो दूरी होती है, या कह सकते हैं कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसको हमने EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से बताया है। तो EEZ एरिया कौन सा हो गया, EEZ एरिया ये हो गया। इसका एक्सटेंशन या विस्तार कितना होगा, इसका एक्सटेंशन हो जाएगा 0 to 100 नॉटिकल मील हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये क्लियर रखना है कि हर क्षेत्र का कितना नॉटिकल मील, कितना दूरी बताई गई है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए होते हैं, अलग अलग दिए गए होते हैं। तो आपको मालूम रखना ये होता है कि कितना दूरी पर, तो 0 को हमेशा क्या करना है, हमें आधार रेखा को भी ध्यान में रखना है कि 0 नहीं दिया गया हो और दे दिया गया आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, या आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, या आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, हमें पहले बता दिया कि जो ये कटा फटा जो एरिया होता है, जो कोस्टल लाइन टेढ़ी मेढ़ी जो आपकी होती है, उसको हमने एक बेस लाइन के द्वारा उसको हमने विभाजित कर दिया। और बेस लाइन के इधर वाला क्षेत्र तो क्या हो गया, इंटरनल वाटर एरिया हो गया, आंतरिक जलीय क्षेत्र हो गया। और उससे आगे बढ़ने पर जो डिवीजन हो रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है, उसको ध्यान रखोगे तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई गलती होने के चांस होंगे। आपसे जो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता पाओगे। तो EEZ का मीनिंग क्या होगा, इकोनॉमिक, EEZ का मतलब हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया। अभी जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है इस पे क्या होता है, अन्य आर्थिक क्षेत्र पर कुछ विशिष्ट अधिकार भी मिले हुए होते हैं, जैसे कि इस समुद्री क्षेत्र की तलीय भाग जो होते हैं, इस समुद्री क्षेत्र, इस समुद्र के या इस भारत की जो तटीय रेखा के पास में जो समुद्र का जो एरिया है, इसके स्थल इसके तटीय भाग पे क्या हुआ, इसके तटीय भाग पर जो भी खनिज पाए जाते हैं, जो भी आपकी खनिज संपदा पाए जाते हैं, या इसके अलावा खनिज संपदा के अलावा जो भी यहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं, उनके
संरक्षण का, उनके विदोहन का, उनके मैनेज यानी प्रबंधन का या उनके अनुसंधान का पूरा अधिकार किसको होता है? पूरा अधिकार इस देश को यानी भारत को मिलेगा इस ईई जोन में। और ये आर्थिक पर्पज से कोई दूसरा देश यहाँ पे किसी प्रकार की क्रियाविधि नहीं कर सकता, जैसे मत्स्य पालन करना या खनिज निकालना, ये इसकी अनुमति के बिना बिल्कुल नहीं कर सकता, इसको पूर्णतः अधिकार है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे खनिज संसाधन या मत्स्य पालन का अधिकार किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा, किसी अन्य देश का नहीं होगा। लेकिन समुद्र परिवहन या वायुयान आना जाना या इस समुद्री भाग के नीचे केबल बिछाने का अधिकार मिला होता है अन्य देश को। बाकी इन क्रियाविधियों का या इन आर्थिक दृष्टि से उनको कोई अधिकार नहीं होता। अब इससे जो हम बाहर की ओर जाते हैं तो बाहर की ओर जाने पे क्या हो जाता है? बाहर की ओर जाने पे उच्च सागर स्टार्ट हो जाता है, हाई सी स्टार्ट हो जाता है। अब हाई सी का विस्तार पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? स्पर्श लाइन या आधार रेखा से 200 के जो बाद का जो एरिया होगा, नॉटिकल मील का जो बाद का एरिया होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हमने हाई सी कहेंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे नंबर 2 पूछा जाता है, नंबर 3 पूछा जाता है, नंबर 4 पूछा जाता है, और नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 की दूरी कितनी है ये आपको मालूम होना जरूरी है। इसी के बिहार पे आप इस सागर की जो विभाजन है उसी को इसके द्वारा रखकर अगर आप समझते हो तो ये आपका सही रहेगा। और तो हमने ये कहा कि किसी भी देश की जो स्थल से सागर की ओर जो सीमाएं बनी हुई होती है तो उनका अधिकार किस प्रकार से इनको मिला हुआ होता है, और इसी अधिकार क्षेत्र में रहकर कोई भी क्रियाएं या कोई भी कार्य एक देश का दूसरे देश के साथ में संपादित होते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में युद्ध अभ्यास होता है, तो युद्ध अभ्यास जो किए जाते हैं वो इनकी सीमा रेखा को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में या मलक्का जल संधि के पास में जो अमेरिका और भारत के द्वारा जो युद्ध अभ्यास किया गया, तो वो इस वाटर एरिया की जो जोन जो डिवीजन है उसको ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि किसी के अधिकार क्षेत्र में अनल नहीं हो या उसकी अनुमति के बिना वहाँ पे नहीं जाते। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे हम स्थल को पढ़ते हैं उसी प्रकार से स्थल से सागरीय भाग को भी याद रखना जरूरी होता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। और आप बताइए कि हमारे वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।